अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का लेसन लर्न कर लिया होगा और होमवर्क भी कर लिया होगा। होमवर्क की पिक बना के आज सेंड कर दीजिएगा, हम चेक करके आप लोग को बता देंगे उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटा इस चैप्टर की रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं, आप लोग किसी डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन कल थे, वो अच्छे से याद करके आप लिख के भी देख लीजिएगा। और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आज है, वो अच्छे से लर्न करने के बाद इसको एक दफ़ा जब राइट कर लेते हैं ना आप लोग, आपके हाथ से गुजर जाता है तो फिर वो भूलता नहीं है। सही है। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्वेश्चन नंबर 5 to 7। यहाँ से डायरी है आपकी, यहाँ से लगा ली डायरी, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन 5 में क्या कहते हैं, हाउ यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड, एक्सप्लेन शोइंग द फ्लो शीट डायग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इजी भी बहुत है। आपने इसको अच्छे से लर्न करने के बाद इसमें जो इक्वेशंस हैं वो सारी अच्छे से कर लेनी है, इसकी फ्लो शीट डायग्राम भी। क्वेश्चन इजी भी बहुत है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। वो मोस्टली पेपर में या सोलवेज प्रोसेस आता है या ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है फाइनल में। इसका आंसर है पेज 164 पे। एज यू नो स्टूडेंट्स, यूरिया इज द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। मीन कि इसमें नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, अबाउट 46.6% नाइट्रोजन होती है इसमें। वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वाटर में जल्दी सोलबल हो जाता है। ठीक है, हाईली सोलबल होता है वाटर में। इसके अलावा ये बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो केमिकल्स बनाने में यूज़ हो रहा होता है। 90% जो यूरिया है वो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी अर्ली ग्रोथ के लिए भी। और उनको ये जो फ्लावर्स वगैरह लग रहे होते हैं सीड्स वगैरह बनने के लिए भी। तो अगर प्लांट्स अर्ली एज में ये वाले प्रोडक्ट्स ना मिले, नाइट्रोजन फास्फोरस और ये वाले, तो प्लांट्स की ग्रोथ शो हो जाती है लेकिन उस पर ना फ्लावर्स लगते हैं ना फिर वहाँ पे फल वगैरह लगते हैं पौधे पे। तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या हमें चाहिए, दो ही रॉ मटेरियल चाहिए इसके लिए, एक अमोनिया है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस ये एमसीक्यू इस तरह पूछा जा सकता है कि हैबर प्रोसेस किसको कहते हैं, या फिर हाउ वी कैन प्रिपेयर अमोनिया, कि हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया प्रिपेयर कर रहे होते हैं। करते किस तरह से है, इसमें हम 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस लेते हैं और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लेते हैं। तो इसको हम हीट करते हैं 450 सेल्सियस टेम्परेचर पे, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 200 होता है। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था वो निकल होता है। ये कैटलिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकें। जब इनका रिएक्शन इस कंडीशन में करवाते हैं तो हमारे पास अमोनिया प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, अगेन देख लें, हैबर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया प्रिपेयर कर रहे होते हैं। 1 वॉल्यूम हम नाइट्रोजन लेते हैं, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेते हैं। जब इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो अमोनिया प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के भी। नेक्स्ट इसका प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में ये होता है कि फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है। जब अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं हमें हीट करना पड़ता है, डेल्टा साइन हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अमोनियम कार्बामाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम कार्बामाइड की जब इवेपोरेशन करवाएंगे तो हमारे पास अमोनिया बन जाएगा। अमोनियम कार्बामाइड को जब हीट करेंगे, हीट करने से यूरिया बन जाता है। यूरिया का फार्मूला मैंने वाइट बोर्ड पे भी लिखा था, ये एमसीक्यूज भी आ जाता होता है। ठीक है, इसके दोनों साइड्स पे अमाइन ग्रुप है, NH2 अमाइन ग्रुप है। ठीक है, और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अब अमोनिया तो प्रिपेयर हो गया लेकिन अभी ये लिक्विड फॉर्म में है,
हम चाह रहे हैं कि इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको ग्रैनुलेशन बना करना है। ग्रैनुलेशन होता है दाने दाने के चक्कर में, जिस तरह ये शुगर के नहीं होते दाने दाने से, इस फॉर्म में होता है यूरिया। फिर हम मज़ीद इसकी इवेपोरेशन करवाएंगे। इसके टाल टावर से जब फॉल करेंगे तो इसके अंदर से जो वाटर होगा वो रिलीज़ हो जाएगा, और हॉट एयर इसको प्रोवाइड करते रहेंगे साथ साथ। तो वाटर जितना भी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, और इसके जो यूरिया है इसके ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे। फिर इसको हम मार्केट में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी ये फ्लो शीट डायग्राम है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लो शीट डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा। कभी कभी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लो शीट डायग्राम लिखे यूरिया के लिए। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन कम है यूरिया वाला, इसमें आपने 2 to 3 इसके एडवांटेजेस भी राइट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ तक की बन रहा है फ्लो शीट डायग्राम तक, लेकिन ये कम है थोड़ा सा। तो इसमें आप 2 to 3 एडवांटेजेस इसके, ये आपकी बुक पे नीचे दिए हुए हैं, 2 to 3 एडवांटेजेस भी इसके साथ मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ क्रूड ऑयल रिफाइन, एक्सप्लेन 2 important फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम अलॉन्ग विद देयर यूजेस। तो कहते हैं क्रूड ऑयल को रिफाइंड किस तरह किया जा सकता है, इसके इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन बताने हैं और इनके यूजेस बताने हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 167 to 169 पे। इसमें ना बेटा पहले क्रूड ऑयल की डिफाइन कर लीजिएगा कि द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक ब्राउनिश विस्कस कॉल्ड क्रूड ऑयल। मीन के प्लांट्स के और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं ना, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्लैक ब्राउनिश विस्कस लिक्विड में, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस स्टॉक्स जो होती हैं ना उनके दरमियान प्रेजेंट होता है। इधर डायग्राम में आप देख सकते हैं इम्पर्वियस स्टॉक्स है, इसके ऊपर वाटर है। इस डायग्राम आप देखिए, इसके ऊपर वाटर है, वाटर के ऊपर पेट्रोलियम है। बेटा वाटर जो होता है ना इसकी डेंसिटी हाई होती है, पेट्रोलियम की लो होती है, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। उसके ऊपर गैस है, गैस के ऊपर फिर रॉक्स की एक लेयर है, फिर उसके ऊपर शेल, फिर अर्थ क्रस्ट। तो हमने अभी कहा है ये, बल्कि इसके ओरिजिन में भी डिस्कस किया था कि ये जो पेट्रोलियम होता है ये रॉक्स की लेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है, इसको रॉक्स ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। इसको ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। तो जब इसकी ड्रिलिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे इसमें कोई होल होता है तो गैस जो है वेरी हाई प्रेशर से पहले पंप आउट होती है, ठीक है। जब गैस जो है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है, इसके बाद फिर पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम का खुद का प्रेशर बहुत हाई होता है स्टार्ट में, तो वो खुद ब खुद कम आउट होता रहता है। कुछ टाइम के बाद जब इसका प्रेशर लो होता है फिर हमें इसको पंप आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब रिफाइनिंग, रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल जो है इस क्रूड ऑयल को मिक्सचर को डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है इसको एक टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे कि हम अपने कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें पेट्रोलियम को उसको यूज़फुल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और जैसे ही जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इस हिसाब से सेपरेट होता जाता है। वो वाले प्रोडक्ट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो जल्दी सेपरेट हो जाते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है यहाँ तक कि हमारे पास जो है वो रेजिड्यू रह जाता है उसका। इसी तरह से फिर हम जैसे ही एक फ्रैक्शन है उसके वेपर्स जो हैं उसको अलहदा से कंडेंस करते हैं और उसको अलहदा कंटेनर में सेपरेट कर लेते सेव कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स है एक टाल फ्रैक्शनेटिंग टावर में की जाती है। टावर दिखाते हैं आपको ये कैसा होता है। ये देखिए बेटा फिगर 16.11 है, आप यहाँ से देख सकते हैं, कल मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ से देख लीजिएगा कि अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से किस तरह से ये वाले फ्रैक्शन जो है सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम गैस का सबसे बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो 25 सेल्सियस पे ही सेपरेट हो जाएगा, पेट्रोलियम ईथर ये वाले सारे। और इसके साथ एक और उन्होंने पूछा है कि इसके
दो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन बताने हैं पेट्रोलियम के और इनके यूजेज भी बताने हैं। आपने ये स्टार्ट वाले दो कर लेने हैं, ठीक है। ये पेट्रोलियम गैस, इसका कंपोजिशन बतानी है, कार्बन 1 से कार्बन 4 इसमें हो सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अप टू 25 सेल्सियस तक होता है। और इसके यूजेस क्या हैं, ये किस में यूज़ होता है, एलपीजी में यूज़ हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी किसका है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एब्रीविएशन है इसका, ये भी एमसीक्यू जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक जो कि टायर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती है। हाइड्रोजन गैस, जैसे हमने अभी देखा है हाइड्रोजन किस में यूज़ हो रही होती है, अमोनिया बनाने में, और अमोनिया फिर फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ हो रही होती है। सेकंड इसका फ्रैक्शन है पेट्रोलियम ईथर, इसका जो कंपोजिशन है कार्बन 5 से 7 तक होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 30 to 80 सेल्सियस तक होती है। और ये लेबॉर्ट्रीज में यूज़ हो रहा होता है एज अ सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डिटेल स्मेल्टिंग एंड बेसिमराइजेशन गिविंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल्स। इसका आंसर है पेज नंबर 158 to 159, ठीक है, इस पेज पे है। इसमें क्या करते हैं, स्मेल्टिंग में हमने यही किया था ना, रोस्टिंग में, सॉरी, रोस्टिंग में यही किया था, कॉपर पाइराइट को हमने हीट किया, हीट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जब इसको हीट किया तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड्स बना और फेरस सल्फाइड्स बना। और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ थी सल्फर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वोलाटाइल उसने कंपाउंड्स बनाया जो कि वेपोरेट होगी। फिर हमने क्या करना है स्मेल्टिंग में, ये जो क्यूप्रस सल्फाइड्स है और फेरस सल्फाइड्स है उनकी फर्दर हीटिंग करनी है। जब फेरस सल्फाइड्स, यहाँ से फेरस सल्फाइड्स जो है इसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर हीट किया तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड्स बन गया। और जो सल्फर थी, इनके इम्प्योरिटीज़ थी, वो वोलाटाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगी और इवेपोरेट होगी। नेक्स्ट जो है ये जो फेरस ऑक्साइड्स बना है, फेरस ऑक्साइड्स का रिएक्शन करवाते हैं सैंड्स के साथ, सैंड का फार्मूला आता है SiO2। सैंड के साथ अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास स्लैग बन जाएगा, ये स्लैग का फार्मूला है आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट इसको कहते हैं, स्लैग का फार्मूला है। ये लाइटर होती है और जिसकी वजह से ये राइज होकर टॉप पे आ जाते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं ऊपर होल से। नेक्स्ट क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड्स, ये क्यूप्रस सल्फाइड्स, क्यूप्रस सल्फाइड्स की भी ऑक्सीडेशन इसी तरह करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो ये बन जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड वोलाटाइल है, रिमूव हो जाती है। इस तरह क्यूप्रस ऑक्साइड्स का जब करवाते हैं आयरन सल्फाइड्स के साथ, ये क्यूप्रस सल्फाइड्स बन जाता है और फिर फेरस ऑक्साइड्स बन जाता है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर होता है ना क्यूप्रस सल्फाइड्स और फेरस सल्फाइड्स का, इसको मैट कहते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, इसमें 45% कॉपर मौजूद होता है। ये इसकी डायग्राम है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेसिमराइजेशन, बेसिमराइजेशन में भी सेम वही प्रोसेस हो रहा होता है, बस इसमें जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ होती है ना उनको रिमूव किया जा रहा होता है। फेरस सल्फाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, फेरस ऑक्साइड्स बनेगा तो इसके साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड जो कि वोलेटाइल गैस से रिमूव हो जाएगी, फिर इसको सैंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फेरस सिलिकेट बन जाएगा, आयरन सिलिकेट भी इसको कहते हैं। और ये स्लैग है, लाइटर होता है, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्यूप्रस सल्फाइड्स का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड्स बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड वोलेटाइल गैस है ये रिमूव हो जाएगी वैसे। इसी तरह से क्यूप्रस ऑक्साइड्स और क्यूप्रस सल्फाइड्स की जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कॉपर बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। ये एक बेसिमर कन्वर्टर है, इसके अंदर बेसिमराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। बेसिमराइजेशन के ज़रिए ये जो कॉपर होता है ये 98% प्योर हो जाता है, ठीक है। और ये जो मोल्टन मेटल होता है बेसिमर का प्रोसेस करने के बाद, उसको हम सैंड्स के मोल्ड्स पे शिफ्ट कर देते हैं और उसको कूल करने के लिए छोड़ देते हैं। इससे बहुत सारी गैसेस रिमूव हो जाती है, गैसेस रिमूव होती हैं तो ये क्या करता है कि सॉलिड कॉपर के ऊपर ब्लिस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो दो डायग्राम आ रही हैं ये इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, नोटबुक पे ड्रा कर लीजिएगा। फिर हमारी अगला क्लास।